चलिए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण ये फरवरी महीना का है और फरवरी महीना का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स मिल चुका है, आप लोग को पीडीएफ मिल चुका है। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से शॉर्ट कट माध्यम से, है ना। मेन बातों को देख लेना है। देख लेते पहला क्या है जो डब्बा में रहता है। सीरिया में विद्रोहियों के आंदोलन ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट, असद ने सपरिवार रूस में शरण ली। ठीक है, जैसा कि पता है कि सीरिया अभी युद्ध का केंद्र बना हुआ, वहाँ गृह युद्ध तो लगातार ही चलता रहा है। अभी हाल ही में तख्ता पलट हो गया है। वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? बशर अल असद, है ना। और उसका तख्ता पलट हो गया है, सत्ता में कोई और आ गया है। देखते हैं मामला क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में सीरिया में इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HTS, हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अबुल मोहब्बत अल जोलानी, असली नाम उसका है अल शरा, है ना, के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति अल बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ कर दिया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? बशर अल असद, उनका सरकार को अपदस्थ कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जिलानी को राज्य के संस्थानों को देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। यानी राष्ट्रपति तो बशर अल असद थे, वो तो फरार हो गया परिवार सहित, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो वहाँ नियुक्त था वो फरार नहीं हुआ। अब विद्रोही गुट जब वहाँ पहुँचा तो उस प्रधानमंत्री को नहीं मारा, बोला चलो फिलहाल तुम ही सत्ता चलाओ, क्योंकि प्रशासन चलाना भी तो तरीका होता है ना, उन लोगों को पता नहीं था। तो जो मोहम्मद गाजी अल जलाली को राज संस्थान को देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया। वो पहले क्या था? पूर्व प्रधानमंत्री था, उसी को सत्ता फिलहाल दे दिया। ठीक है, जब तक कि सत्ता का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता है तब तक प्रधानमंत्री ही उसका देखरेख करेगा। और राष्ट्रपति फरार हो गया, रूस में जाके शरण लिया है। ठीक है ना, सब परिवार। अल जोलानी जो कि HTS यानी कि जो संगठन है उसका क्या है? हेड है अल जोलानी, जो पहले अलकायदा से जुड़ा हुआ था। हाल ही में एक उदार छवि प्रस्तुत की है। उदार छवि मतलब कट्टरपन को थोड़ा छोड़ा है और उदार छवि को अपनाया है ना। और बोलता सीरिया में हम लोगों को अधिकार देंगे, बहुत तरह का अधिकार देंगे, कट्टरपंथ को छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा उदार छवि प्रस्तुत किया है। HTS के नेतृत्व में यानी हयात तहरीर अल शाम जो आपका संगठन है, उसका नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क सहित कई प्रमुख शहरों पर तेजी से कब्जा किया, जिससे असद शासन का पतन हो गया। जो HTS का जितना भी विद्रोही था बहुत तेजी से सीरिया में हमला किया और उसका जो राजधानी था दमिश्क और उसका आसपास का इलाका में बहुत तेजी से कब्जा कर लिया। माना जाता है कि इसमें अमेरिका वगैरह का भी सहयोग रहा है, नहीं तो इतना कोई 70-75 साल का कब्जा को, है ना, इतना आसानी से कोई विद्रोही गुट नहीं कब्जा कर लेगा, वो भी इतना तेजी से। तो माना जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कब्जा कर लिया। ठीक है, और जिससे असद शासन का पतन हो गया, जो बशर अल असद का शासन का पतन हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत ब्रिटेन दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता, विदेश एवं रक्षा वार्ता। तो जैसा कि पता है कि 2+2 वार्ता होता है दो देशों के बीच में, है ना। उसमें होता है क्या कि एक देश का रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दूसरा देश के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के बीच में वार्ता करता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो वार्ता हुआ ब्रिटेन और भारत का 2+2, यह हुआ है आपका सचिव स्तरीय, मंत्री स्तरीय नहीं। मतलब इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ये सब शामिल नहीं होंगे, जो सेक्रेटरी होता है ना लेवल का, उस लेवल का वार्ता हुआ है, 2+2 वार्ता हुआ। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरी T+2 सचिव स्तरीय वार्ता, देखिए सचिव स्तरीय ऑफिसर लेवल का वार्ता था, सचिव स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा सुरक्षा, तकनीक, हरित ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई, है ना, ये सब पर चर्चा हुआ। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने
और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। अगली 2+2 वार्ता 2025 को यूके में होगी। इस बार भारत में हुआ है, अब की बार यूके में होगा, ठीक है। और इसमें बताया गया कि हम लोग व्यापार को और समृद्ध करेंगे, एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये इंडिया और यूके के बीच में 2+2 वार्ता का रिजल्ट निकला कि ये सब मिलकर, इस वार्ता वो सब मिलकर काम करेगा। और विशेषकर जो FTA होता है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, उसको बोला है कि जो भारत के साथ और ब्रिटेन के साथ होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग को लागू कर देना है, ठीक है, जिस पर हम लोग को वार्ता चल रहा है। बस यही तो था, आगे देखते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर हैं। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो भारत यात्रा पर आए। भारत यात्रा पर आए तो कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सांस्कृतिक वार्ता हुआ, उसी को हम लोग समझते हैं। ये जो जान लीजिए कि जो भूटान है वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र मतलब वहाँ, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक मिनट। हाँ, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि राजा होगा, सत्ता का प्रमुख राजा होगा, लेकिन वो भी संविधान के अधीन ही होगा, निरंकुश नहीं होगा। समझ रहे बात कौन? राजा होगा, संविधान के अनुसार भूटान का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा, है ना, राजतंत्र वहाँ होगा, लेकिन वो उसके लिए भी जो क्या क्या काम कर सकता है संविधान में पहले ही डिफाइन कर दिया है। संविधान से बाहर जाकर नहीं काम करेगा और सरकार प्रधानमंत्री चलाएगा, ठीक है, और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा 5 से 6 दिसंबर 2024 में संपन्न हुआ। उन्होंने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से 2029 के लिए भारत की वित्तीय सहायता पर धन्यवाद दिया। भूटान को वित्तीय सहायता दिया भारत, उसका पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, उसके लिए धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री मोदी को गलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की जानकारी दी। भूटान एक गलेफू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल होगा, वहाँ के लोगों को शांति महसूस होगा और भी बहुत सारा सामाजिक आर्थिक वहाँ पे कल्याण के काम चलाए जाएंगे, है ना। तो माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की जानकारी दी है, जो उसका परियोजना बहुत बड़ा परियोजना है भूटान का। दोनों देशों ने पुनः संगचू जल विद्युत परियोजना पर भी बात किया। ये जब जल विद्युत परियोजना पूरा हो जाएगा तो बिजली उत्पादन होगा, तो हम लोग उसमें भी भागीदार हो सकते हैं। सीमा पार रेल संपर्क जिससे क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगा भारत और भूटान के बीच में। और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा किया, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा पता है कि 24 मार्च 2024 को भूटान यात्रा कर चुके हैं, जहां उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वार्ता की थी। मोदी भी, प्रधानमंत्री मोदी भी मार्च 2024 में भूटान का यात्रा कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की भारत यात्रा। श्रीलंका के कौन आए हैं? राष्ट्रपति आए हैं, उनका नाम क्या है? अनुराग कुमार दिसानायके, भारत की यात्रा किए हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने 15 से 17 दिसंबर 2024 को भारत की यात्रा की, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा है। जब वो राष्ट्रपति बने अनुराग कुमार, उसके बाद ये पहली विदेश यात्रा भारत का की है, तो इससे भारत के महत्व को समझा जा सकता है। उन्होंने 2022 के आर्थिक संकट में भारत की $4 अरब की सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया कि 2022 में जब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था श्रीलंका, तो भारत को $4 अरब का सहायता किया था, आर्थिक सहायता किया था, उसका भी उन्होंने धन्यवाद दिया। आगे देखते हैं। कुछ समझौता पर बात हुआ है श्रीलंका और भारत के बीच में, तो है संतुरन नागपट्टिनम फेरी सेवा संपर्क सुविधाओं में सुधार। यानी नागपट्टिनम यानी कि आपका तमिलनाडु से श्रीलंका का एक एरिया है संतूर
संतूरन, संतूरन जगह का नाम है संतूरन, है ना। और भारत का नागपट्टनम जो तमिलनाडु के पास है। दोनों के बीच में क्या कर रहा है, नौका का यात्रा होगा, फेरी सर्विस होगा। नागपट्टनम से खुलेगा, है ना, संतूरन तक पहुंचेगा, फिर संतूरन से खुलेगा, नागपट्टनम तक पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगा, लोगों का आगमन आवाजाही बढ़ेगा, है ना। तो फेरी सेवा से संपर्क सुविधाओं में सुधार होगा, ठीक है। मछुआरों के विवाद मुद्दे पर भी चर्चा हुआ। कभी कभी होता है कि भारत का जो मछुआरा होता है वो श्रीलंका का जल सीमा में प्रवेश कर जाता है, उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। या फिर कभी कभी श्रीलंका का मछुआरा भारत वाला जल सीमा में घुस जाता है तो वो गिरफ्तार हो जाता है। खासकर श्रीलंका वाला ही ज़्यादा गिरफ्तार करता है ना, कि मेरा तुम जल सीमा में घुस गए हो। दूसरा बात है कि जो भारत का मछुआरा है बहुत हाई टेक्नोलॉजी का जाल यूज करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मछली वगैरह पकड़ा जाता है ना, गहराई तक पकड़ाता है, जिसका श्रीलंका का मछुआरा लोग विरोध करता है कि ये लोग आता है और बड़ा बड़ा जाल बिछा के सारा मछली ले जाता है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव का कारण है श्रीलंका और भारत के बीच में मछुआरा का विवाद। तो उसको सुलझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, कि कैसे श्रीलंका और भारत के बीच में जो मछुआरा का विवाद है उसको सुलझाया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा व जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर सहयोग की सहमति बना है कि नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग मिलकर काम करेंगे, और जल सर्वेक्षण जो होता है समुद्री जल का सर्वेक्षण उस पर मिलकर काम करेंगे। 2028-29 के लिए यूएनएससी अस्थायी सीट पर श्रीलंका का भारत का समर्थन, यानी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो अस्थायी सीट के लिए भारत दावेदारी प्रस्तुत करेगा तो श्रीलंका उसको समर्थन देगा, भारत को पहले ही कर दिया है। वहीं भारत IORA अध्यक्षता के लिए भारत का श्रीलंका का पूर्व समर्थन, यानी इंडियन ओशियन रिजिम एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंद महासागर वाला एरिया के लिए जो संगठन है, 23 देश उसमें शामिल है ना, तो उसमें अध्यक्षता के लिए श्रीलंका को भारत समर्थन करेगा, ठीक है। श्रीलंका चाहता है कि हम इसका अध्यक्षता करें तो भारत इसका समर्थन करेगा, ठीक है। इतना समझौता लोगों के बीच में हुआ है। इस यात्रा से भारत श्रीलंका के संबंधों में नए आयाम की एक उम्मीद जगी है, ठीक है। आगे देखते हैं, बस इसमें यही था, ज़्यादा विशेष नहीं था, बाकी कथा कहानी है पीडी में। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 32वीं बैठक हुई है। कार्यतंत्र की 32वीं बैठक, जैसा कि पता है कि भारत की सीमा, और जो भारत की सीमा नहीं LAC बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, वहाँ पर जो सीमा विवाद चल रहा था, जो चाइना का सेना घुस गया था, घुसपैठ कर लिया था, वो वापस चला गया। जो 2020 का जो स्थिति था वो फिर से बहाल हो गया है। 2020 के बाद तनाव हो गया था ना, घुसपैठ कर लिया था, तो सेना वापस चला गया चीन का, और जहाँ पर पहले था वहाँ पर पहुँच गया है। तो 2020 का स्थिति पाने के बाद क्या हुआ है, थोड़ा माहौल शांत हुआ है। शांत होने के बाद अब बैठक का दौर फिर से चलने लगा, क्योंकि भारत तो पहले इनकार कर दिया था कि पहले तुम लोग वापस जाओ तब जाके फिर कार्यतंत्र का बैठक होगा, घुसपैठ कर लोगे फिर बैठक करोगे, ये नहीं होगा, पहले पुराने वाला स्थिति में जाओ। तो 2020 में का जो स्थिति में था वो स्थिति में फिर चला गया, तो बैठक शुरू हुआ है। तो देखते हैं, तो भारत चीन मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र, परामर्श और समन्वय यानी कि सीमा विवाद को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए कार्यतंत्र होता है, कुछ बैठकें होती है, उसका नाम है क्या है, परामर्श और समन्वय समिति का बैठक हुआ। कार्यतंत्र का 32वीं बैठक 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देपसांग और डेमचोक में सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई। सीमा विवाद के संदर्भ में कूटनीतिक स्तर पर पहली महत्वपूर्ण बैठक है, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि सेना वापस चला गया चीन का, फिर से वापस चला गया है, और जो कब्जा किया था देपसांग पर कब्जा किया था, घुसपैठ किया था, डेमचोक पर जो घुसपैठ किया हुआ था वहाँ से वो वापस हो गया, वापस हुआ तो फिर से 5 दिसंबर को बैठक शुरू हो गया है। और नई दिल्ली में पहला नहीं 32वां बैठक हुआ है, क्योंकि ये जो समस्या शुरू हुआ था, तनाव वाला समस्या शुरू हुआ, तो उसके बाद ये बैठक को रोक दिया गया था, ठीक है। तो बैठक फिर से शुरू हो गया है। इससे पूर्व कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 29 अगस्त 2024 को बीजिंग में आयोजित हुई थी। अगस्त में हुआ है ना, अगस्त में लोग सीमा से पीछे हटा है,
उसके बाद फिर ये चालू हो गया, वो 31वीं हुई, इस बार 32वीं हुआ, ठीक है ना। इसके पहले आपका 31वीं हुआ था, इस बार 32वीं हुआ है, 32वीं बैठक हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में आयोजन के पश्चात 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिली, सऊदी अरब को मिली। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी वो करेगा। तो बस इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कुछ। फीफा वर्ल्ड कप का जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ मेन बात देख लेते हैं। 2026 यानी 23वां वर्ल्ड कप, जो अभी 2026 वाला होने वाला है, जो 23वां वर्ल्ड कप होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका मेजबान होगा। 2030 4 साल के बाद 2030 24वां वर्ल्ड कप, शताब्दी वर्षों का, 100 साल पूरा हो जाएगा। 2030 वाला शताब्दी वर्षों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 100 साल पूरा हो जाएगा। तो उसको करेगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को मेजबान रहेगा, जबकि 3 मैच उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना में भी खेला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या है, मेजबान है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में शताब्दी वर्ष वाला है ना, लेकिन उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना में भी एक एक मैच खिलवाया जाएगा, ठीक है। फिर 2034 का सऊदी अरब मेजबान होगा 25वां वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 26 वाला कौन होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, एक सबसे पहला मैच कहाँ पर हुआ था फीफा का, उरुग्वे में हुआ था, पहला हुआ था, सबसे पहला वर्ल्ड कप होता है ना फीफा, वो उरुग्वे में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, हाल ही में पीएम मोदी कुवैत की यात्रा गए और वहाँ पर जाकर कुछ वार्ता किए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की यात्रा की है, कुवैत का यात्रा किया। इससे पूर्व 1981 में इंदिरा गांधी ने 43 वर्ष पूर्व कुवैत की यात्रा की थी। मतलब 43 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का कुवैत की यात्रा पर गया। इसके पहले कब, तो 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत गई थी, ठीक है। कुवैत के अमीर, वहाँ का जो हेड होता है, जो चीफ होता है, वो अमीर कहलाता है, ठीक है ना। तो कुवैत का अमीर ने मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। यही सब पूछ देता है, यही सब पूछ देता है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है कुवैत का अमीर, किसको, पीएम मोदी को। यह प्रधानमंत्री का 20वां राष्ट्रीय सम्मान है, टोटल 20वां राष्ट्रीय सम्मान है। मोदी ने कुवैत के विजन 2035 की सराहना की। कुवैत एक 2035 विजन 2035 लेके चल रहा है कि 2035 तक कुवैत बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो जाएगा हर मामला में। तो उस विजन का मोदी सराहना की है कि आपका विजन बहुत अच्छा है, इसमें भारत से जितना सहयोग हो पाएगा आपको देगा, ठीक है ना, आपका विजन को पूरा करने में। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, यानी तेल का आपूर्तिकर्ता, तेल का आपूर्तिकर्ता छठा, ठीक है ना। कुवैत छठा तेल का आपूर्तिकर्ता है भारत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित कार्यक्रम हाला मोदी, हाला मोदी, हाला मोदी कहाँ हुआ है, हाला मोदी कुवैत में हुआ है, ठीक है ना, कुवैत में हुआ है। हाला मोदी संबोधित किया और उनके योगदान की सराहना की। जितना भी कुवैत में प्रवासी रह रहे हैं, हाला मोदी आयोजित हुआ तो उसको संबोधित किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत नॉर्मल तरीके से नोट्स बना दिए हैं, एकदम साफ साफ दिख रहा है, कोई फालतू बात नहीं है, जो काम का बात है उसी को पढ़ना है, बाकी सब अनर्गल चीज़ों को हटा के अपना टाइम बचा लेना है। नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक प्रदान किया गया, ठीक है ना। नेपाल क्या करता है कि भारत का जो थल सेनाध्यक्ष होता है उसको नेपाल का जनरल का मानद रैंक देता है, और भारत नेपाल के थल सेनाध्यक्ष को भारत का जनरल का मानद रैंक देता है। ये 1950 से ये रीति, ये रिवाज चल रहा है दोनों देशों के बीच में। ये आपसी संबंधों को प्रगाढ़ता देता है, एक दूसरे का सैनिक संबंधों को प्रगाढ़ता देता है कि आपका सेना को हम इतना सम्मान देते हैं कि जनरल को उपाधि दे रहे हैं,
मानद रैंक देख रहे हैं, एक दूसरे का वही हाल है। देखते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 दिसंबर 2024 को नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना का जनरल की मानद रैंक प्रदान किया, जनरल का मानद रैंक प्रदान किया। सुप्रीम कमांडर तो राष्ट्रपति ही होता है, तो वही देगा। भारत और नेपाल के बीच यह परंपरा 1950 से चली आ रही है। नेपाल भारत के थल सेना को देगा, थल सेना अध्यक्ष को देगा, और भारत नेपाल का थल सेना का अध्यक्ष को देगा। दोनों एक दूसरे के थल सेना अध्यक्ष को देता है। दोनों देश एक दूसरे के थल सेना अध्यक्ष को जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। 1950 से चल रहा है। भारत के थल सेना अध्यक्ष थे उपेंद्र द्विवेदी, हाल में दिया है, जनवरी वाला मैगजीन में हम लोग पढ़े हैं कि भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल जनरल का मानद रैंक दिया। मानद मतलब प्रतिष्ठित, है ना, रियली में नहीं है, लेकिन उससे माना जाता है कि अब जनरल यहाँ का है। और सही मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू नेपाल के थल सेनाध्यक्ष को दी है। क्या बस यही है? आगे देखते हैं। मार्शल लॉ लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित। दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका यून सुक योल। यून सुक योल, उस पर महाभियोग चल गया है। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति रहते हुए वो क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया, सेना का शासन लगा दिया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। वहां विरोध हुआ, 6 घंटे में ही उसको लेना पड़ा वापस। विरोध इतना हैवी हुआ कि उसमें महाभियोग चला दिया। ठीक है ना? तो उसी के बारे में बता रहा है। दक्षिण कोरियाई के राष्ट्रपति यून सुक योल मार्शल लॉ लागू करने के फैसले को लेकर विवादों में रहे। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। वह देश के तीसरे राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। उसके पहले भी 2 लोग पर पारित हो चुका है। ठीक है ना? अब पारित हुआ है तो अब चलेगा केस, उसका दोषी है कि नहीं दोषी हैं ये पता चलेगा। लेकिन अभी विवाद में है क्योंकि वो महाभियोग के दौर से गुजर रहे हैं। क्यों भाई? तो मार्शल लॉ देश में लगा दिए थे। आगे देखते हैं। भारत चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान हेतु 2005 में शुरू हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 23वां दौर 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीजिंग में संपन्न। 5 वर्ष के अंतराल के बाद बीजिंग में संपन्न हुआ। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद क्या हुआ था? 2020 में क्या हुआ था? सैन्य घुसपैठ हुआ था चाइना का, फिर सैन्य तनाव बढ़ा, उसका सेना पीछे नहीं हट रहा था चीन का। तो ये जो आपका जो विशेष प्रतिनिधि स्तर का वार्ता था वो रुका हुआ था। जब सेना वापस चला गया, है ना, तो अब फिर से ये 5 साल के बाद बीजिंग में शुरू हो गया। ठीक है, देखते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद, सीमा विवाद का अस्थायी समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 23वां दौर 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में संपन्न हुआ। यह क्या है? विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। क्यों? तो भारत और चीन के सीमा विवाद का अस्थायी समाधान के लिए, ये सब बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही से पूछेगा कि भारत और चीन के बीच अस्थायी सीमा विवाद का अस्थायी समाधान के लिए कौन सा तंत्र को बनाया गया है? तो विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। ठीक है, इसका 23वां दौर 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में हुआ है। भारतीय पक्ष से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए और चीनी पक्ष से विदेश मंत्री यांग वांग ई ने वार्ता में भाग लिया। ठीक है, कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। भाई ये बातचीत के जरिए ने सॉल्व होगा, मारपीट के तो सॉल्व करना नहीं है, आक्रमण करके तो सॉल्व करना नहीं है। तो बातचीत करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाना पड़ेगा और वहाँ पर लगातार बात होते रहता है। व्यापार उपार सब अपना काम होते रहेगा, लेकिन सीमा के लिए, सीमा विवाद को समझाने के लिए एक अलग तंत्र विकसित कर दिया है, बना दिया है। वहाँ पर उसका समस्या का समाधान होता रहेगा बातचीत के माध्यम से। ठीक है ना? पृष्ठभूमि देखिए क्या है। 22वां दौर 2019 में हुआ था, 23वां अभी हुआ है ना? 22वां कब हुआ था? 2019 में हुआ था। लेकिन अप्रैल 2020 में सैन्य तनाव के बाद वार्ता बाधित रही। अब सैन्य तनाव खत्म हो गया है, वार्ता फिर शुरू हो गया। 23 अक्टूबर 2024 को कजान
रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये जो संवाद है फिर से शुरू हो गया। जो कजान में मीटिंग हुआ था रूस में, तो शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले। तब तक सेना का तनाव भी खत्म हो चुका था, सेना अपना 2020 में जो स्थिति था वहाँ पहुँच चुका था। तो फिर से संवाद पर फिर से चालू करने के लिए सहमति दिए तो चालू हो गया, है ना। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में परामर्श और समन्वय तंत्र का बैठक हुई, है ना। अभी जस्ट नहीं पढ़े थे कि 5 दिसंबर को कहाँ हुआ था, बैठक हुआ था ना। देखिए यहाँ पर 5 दिसंबर वाला कहाँ पढ़े थे अभी हम लोग, और पीछे होगा। हाँ यहाँ देखिए 5 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो पहले ये वाला मीटिंग हुआ और फिर वो वाला मीटिंग हुआ जिसका भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पहले 5 दिसंबर को ये मीटिंग हो गया, यहाँ पर फैसला हुआ, फिर आगे ये वाला मीटिंग हुआ आपका 23 अक्टूबर, ये 18 दिसंबर को बीजिंग में आपका ये वाला परामर्श और समन्वय तंत्र का बैठक हुआ, ठीक है। और सबसे पहला हुआ कजान में, राष्ट्रपति और शी जिनपिंग पहले भेंट कर लिए, मुलाकात कर लिए कि अब तो तनाव वाला स्थिति नहीं है, 2020 का जो स्थिति था वो स्थिति फिर से बहाल हो गया है। तो हम लोग अपना सीमा विवाद को समझाने के लिए जो हम लोग कार्य तंत्र है फिर से उसको एक्टिव कर देते हैं। तो 5 दिसंबर को वो वाला हुआ, और आपका 5 दिसंबर को फिर आपका 18 दिसंबर को प्रतिनिधि स्तर वाला हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। इस वार्ता का उद्देश्य सीमा पर शांति बहाल करना और सैन्य स्थिति को पूर्ववत करना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा सब। लास्ट है ये देखिए, पश्चिम एशिया विवाद के द्विराष्ट्र समाधान की ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव में बात, भारत भी प्रस्ताव के पक्ष में। संयुक्त राष्ट्र का महासभा जो है वहां पर क्या हुआ है देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2024 को पश्चिमी एशिया विवाद, पश्चिमी एशिया यानी कि इजराइल फिलिस्तीन वाला हो रहा है मैटर, उस विवाद को सुलझाने के लिए पश्चिमी एशिया विवाद के द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। ये द्विराष्ट्र क्या है कि फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र माना जाए, इजराइल को एक अलग राष्ट्र माना जाए, है ना, उसका समाधान कर दिया जाए, जमीन का बंटवारा कर दिया जाए, और जितना इजराइल कब्जा किया है फिलिस्तीन का जमीन वो भी उसको वापस दिया जाए, इसका समाधान किया जाए, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2024 को पश्चिमी एशिया विवाद के द्विराष्ट्र समाधान के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सेनेगल द्वारा पेश किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा, इस बार बीपीएससी में पूछा था ना कि संयुक्त राष्ट्र का जो ये था वोटिंग हुआ था उससे कौन शामिल नहीं था। बीपीएससी 70 का पीटी में है, कौन वोटिंग में शामिल नहीं था, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो द्विराष्ट्र वाला जो द्विराष्ट्र समाधान के लिए जो प्रस्ताव आया था, कौन प्रस्ताव पेश किया था, तो सेनेगल प्रस्ताव पेश किया था। कहाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना यानी इजराइल और फलस्तीन वाला मैटर पर, पूर्वी जेरूसलम को मुक्त करना और 1967 में इजराइल द्वारा किए गए कब्जे को समाप्त करने की बात की गई है कि इजराइल जो 1967 में जो कब्जा किया था और अब तक कब्जा करके जमीन को बैठा हुआ है उसको आप मुक्त करवाइए, है ना। 193 सदस्यीय महासभा ने 157 देशों ने समर्थन किया, जबकि 8 देशों ने विरोध किया। 193 सदस्य है महासभा में, यूनाइटेड नेशन महासभा में 193 सदस्य है, उसमें से 197 देशों ने समर्थन किया है, याद रखिएगा, और 8 देशों ने विरोध किया है। भारत ने द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में मतदान किया है। भारत भी सेनेगल का जो प्रस्ताव लाया था उसका समर्थन किया है, क्योंकि शुरू से ही भारत फलस्तीन को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देता है, चाहता है कि फलस्तीन एक अलग राष्ट्र के रूप में रहे, जबकि इजराइल अमेरिका वगैरह इसका विरोध में गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण को बड़ा ही संक्षिप्त में पढ़ लिए, सरलता से पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग आर्थिकी वाला देख लेंगे और राष्ट्रीय वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है।